नमस्कार। आज मैं प्रभा कहतान के उपन्यास नारी मनोग्रंथिया का दूसरा पाठ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। उपन्यास अग्नि संभवा में नारी के संघर्ष और शोषण की आत्मपीड़न की व्यथा को चित्रित किया है। उपन्यास अग्नि संभवा की नायिका आईवी अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दिन रात खेतों में कार्य करती है। पति शराबी होने के साथ साथ आईवी का शारीरिक एवं मानसिक रूप से शोषण करता है। आईवी कहती है, आईवी अपने अतीत को छोटे छोटे टुकड़ों में मेरे सामने तोड़ती रही और उसके वे टुकड़े इतने सघन हैं कि मैं उसके पार कभी नहीं देख पाई। आईवी अपनी वेदना को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि उसने जिंदगी में कभी सुख के पल नहीं जिए। शादी जब से हुई तो पति की अनजानी हवस का शिकार बनी। आईवी परिवार एवं पति से तंग आकर अपने बेटे को लेकर घर से भाग जाती है। आईवी एक नए शहर आकर वहां टैक्सी चलाती है, अपना और अपने बेटे का भरण पोषण भरती है। आईवी दूसरे शहर भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाती। आईवी ने जब से टैक्सी ड्राइवर की नौकरी की है तब से लोगों की नजरें उस पर आ टिकी है। आईवी को टैक्सी ड्राइवर होने का मुआवजा भरना पड़ा। हर कोई उसकी औरत होने का फायदा उठाता। आईवी अपनी भीतरी आक्रोश को दिखाते हुए झल्लाकर कहती है, यदि औरत अपने को नीचे ना गिराए तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कि उसके कंधों पर हाथ रख दे। नारी की आर्थिक स्थिति का हर कोई लाभ उठाना चाहता है। लेखिका प्रभा कहतान ने नारी की आर्थिक दशा से पीड़ित रूप का चित्रण किया है। आईवी अपने जीवन में आगे बढ़ती है। आईवी को टैक्सी ड्राइवर की जिंदगी रास नहीं आती। टैक्सी ड्राइवर की जिंदगी जीते हुए आईवी कई बार रात में सन्नाटे में भयानक दृश्यों को देखकर कांप एवं सहम जाती है। परिवार और समाज से लड़ते लड़ते कब उसके पैर कांपने लगते हैं पता नहीं चलता। आईवी अपने इस एहसास को व्यक्त करते हुए कहती है, मेरे आंसू कब टपकने लगे मुझे खुद ही नहीं पता। प्रोफेसर, मैं रोते रोते थक गई हूँ। जीवन की विडंबना समाप्त ही नहीं होती। आए दिन कोई ना कोई समस्या सामने खड़ी हो जाती है। आईवी अपने बेटे के साथ अपना जीवन बड़ी कठिनता पूर्वक जी रही है। ऐसे में एक और बड़ा भयानक हादसा आईवी के जीवन में घटता हुआ दिखाई देता है। आईवी का बेटा क्रांतिकारियों के साथ मिलकर एक मुहिम चलाता है जिसमें पुलिस उस पर गोलियां चलाती है। आईवी का बेटा मारा जाता है। जिस बेटे के लिए वह दिन रात मेहनत कर रही थी वह अब नहीं रहा। आईवी अपनी पीड़ा को इस तरह से व्यक्त करते हुए कहती है, मेरा मन करता है कि मैं ऐसे ही किसी दूसरी की छत पर खड़ी होकर चिल्लाऊं, कसाईयों, तुम लोगों ने मेरे बेटे को भी मार दिया। मैं चीखूं इतनी जोर से ताकि दुनिया मेरी पीड़ा समझे। मैं अपने दुख के समुद्रों में लहरों पर सवार होकर वहां पहुंचना चाहती हूँ जहां मेरे दर्द को कोई समझ सके। सब भूल जाते हैं, सब लोग। आईवी की पीड़ा को कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। शुरू से अब तक जीवन में उदासीन, नीरसता, मजबूरी और संघर्ष की असहनीय पीड़ा रही है। आईवी अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कहती है, तुम लोगों को हर संवेदनशील प्राणी अजीब सी थकान, उपेक्षा नहीं घृणा थी। आईवी के एकमात्र जीवन जीने की आस बेटा भी अब नहीं रहा। लेखिका प्रभा कहतान ने अपने उपन्यास अग्नि संभव में नारी पीड़ा की आत्मपीड़न और संघर्ष की समस्या का चित्रण किया है। उपन्यास छिन्नमस्ता में नायिका प्रिया मारवाड़ी परिवार में जन्मी अपनी माँ की 5वीं संतान थी। प्रिया के जन्म लेते ही माँ ने उससे किनारा कर लिया। प्रिया माँ के प्रेम से सदा वंचित रही। घर में दाई माँ ने ही उसका भरण पोषण किया था, यानी कि उसे पाला पोसा था। माँ के प्यार के लिए वह तरसती रही जीवन भर। परिवार में माँ ने तो उसे उपेक्षित समझा ही था, साथ में बहनों और भाइयों ने भी कोई कदर नहीं की, ना ही उसे किसी लायक छोड़ा। प्रिया माँ के वात्सल्य से वंचित अपनी व्यथा को अभिव्यक्त करते हुए कहती है, माँ ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, कभी गोद में लेकर चूमा नहीं। मैं चुपचाप घंटों उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी रहती। शायद अम्मा मुझे भीतर बुला ले, शायद, हाँ शायद अपनी रजाई में सुला ले, मगर नहीं। एक शाश्वत दूरी बनी रही हम दोनों के बीच।
अम्मा मेरी बातों को समझ नहीं सकती। मेरी स्मृतियों में दाई माँ की ममता भरी हथेलियां तैर जाती। घर में दाई माँ के प्यार लाड के कारण अब तक जिंदा हूँ। नारी को कमजोर कर हमेशा सिर झुकाने की दासता का परिचय करवाया है लेखिका ने। प्रिया ने पल पल आत्म पीड़ा को झेला है। प्रिया बचपन से ही भाई की हवस का शिकार होती है तो कभी युवा अवस्था में प्रोफेसर की वासना का शिकार होती है। प्रिया का जीवन बड़ा कष्टमय बीता। प्रिया उन दुखित स्मृतियों की अभिव्यक्ति करते हुए कहती है, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। बिना शब्दों का, बिना वाक्यों का सरल शर्तहीन समर्पण मुझे क्यों ठगा। प्रिया मन ही मन अपने कॉलेज के प्रोफेसर से प्रेम करती थी। प्रोफेसर शादीशुदा होते हुए भी प्रिया के मन और तन दोनों से खेल रहा था। प्रिया इस टीस की अभिव्यक्ति करते हुए, हाँ मैंने प्यार किया था, पूरी ईमानदारी के साथ अपने को समर्पित किया था। बहुत बाद में समझ आया कि वह बिना पूछे शर्तहीन संबंध आपकी मानवीयता का द्योतक भले ही हो पर आपके दिवालियेपन का परिचायक भी होता है। प्रिया ने तो सच्ची आत्मीयता के साथ प्रेम किया था। प्रोफेसर ने प्रिया को प्रेम के झूठे जाल में फंसाकर अपनी काम वासना की पूर्ति का साधन समझा। प्रिया अपने आप को दोषी मानती रही और कहती है कि वह घर एवं बाहर दोनों जगह छली गई। प्रिया अपने बारे में कहती है, मैंने दुख झेला है, पीड़ा और त्रासदी में झुलसी हूँ। जिस दिन मैंने त्रासदी को ही अपने होने की शर्त समझ लिया उस स्वीकृति के बाद मैंने खुद को एक बड़ी गैर जरूरी लड़ाई से बचा लिया। कुछ के प्रति यह मेरा समर्पण था। सारे जुल्मों के सामने सलीब पर लटकते मैंने पाया कि मैं अब पूरी तरह जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। प्रिया ने बहुत कम उम्र में जिंदगी के वो थपेड़े सहन किए जिसमें वह कोमल कपोल अबोध बच्ची थी। नारी होना अभिशाप होने लगा था। प्रिया को अपने आप से घृणा होने लगी थी। प्रिया अपने मन की बात केवल अपनी दाई माँ के साथ ही साझा करती थी, लेकिन अब वह भी नहीं रही। प्रिया की शादी बड़े अमीर घराने में हुई। पति नरेंद्र का प्यार केवल प्रिया का शरीर मात्र का भोग करना ही था। प्रिया उच्च तालीम ग्रहण करने के बाद भी घर गृहस्थी तक ही सीमित रही। नरेंद्र का जहाँ स्वार्थ होता वहाँ प्रिया को अपनी सोसाइटी की पार्टियों में ले जाता। प्रिया को पार्टियों में जाना आना पसंद नहीं था। धीरे धीरे प्रिया नरेंद्र की अच्छाइयों और बुराइयों से अवगत हुई। नरेंद्र ने शराब से लेकर लड़की तक सभी शौक पार रखे थे। प्रिया को शादी के बाद वह सुख नहीं मिला जो उसने सोचा था। प्रिया घर और बाहर दोनों जगहों पर डरने एवं घबराने लगी। पल पल पति द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने लगी। प्रिया अपनी जिंदगी से बहुत दुखी रहती। माँ, भाई, बहन और अब पति से भी उसकी भावनाओं को नहीं समझ सका। प्रिया को औरत होने के नाम से चिढ़ होने लगी। प्रिया कहती है, मुझे प्रेम, सेक्स, विवाह ये सारे सदियों पुराने घिसे हुए शब्द लगने लगे। नहीं, शब्द नहीं, मांस के ताजा टुकड़े, लहू टपकते हुए इन शब्दों के पीछे की दीवानगी और आदिकाल से चली आ रही परंपराओं का चेहरा सिर्फ औरत के आंसुओं से ही तरबतर है। नहीं, मैं औरत नहीं बनना चाहती थी। लेखिका प्रभा खेतान ने नायिका प्रिया के माध्यम से नारी होने की छटपटाहट को अभिव्यक्त किया। पति नरेंद्र प्रिया को काम करने के लिए निरंतर उकसाता रहा। प्रिया भी घर की चारदीवारी से बाहर निकलना चाहती थी। यह मौका वह किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहती थी। पति के कहने पर प्रिया ने अपना आयात निर्यात का काम शुरू किया। प्रिया अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करने लगी। नरेंद्र की प्रिया के काम करने में अब आपत्ति होने लगी। प्रिया घर में कम और बाहर ज्यादा समय बिताने लगी। नरेंद्र अपनी सत्ता एवं अधिकार को छीनते हुए देख तिल मिला होकर बोल उठता है, दरअसल तुमको इतनी खाली छूट देने की गलती मेरी ही थी। मुझे पहले ही चिड़िया के पंख काट डालने चाहिए थे। तुम्हारे इस भोले चेहरे के पीछे एक मक्कार औरत का चेहरा है। पति नामक प्राणी हमेशा औरत को बलपूर्वक दबा के रखना चाहता है। नारी अगर पुरुष से आगे निकल जाती है तो उसके अहम को चोट पहुंचती है। प्रिया भी अब अपने काम के प्रति सजग हो गई थी।
प्रिया के ताने सुन सुन के लोहे के समान कठोर हो गई थी। प्रिया अब किसी बात का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वह अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी। बचपन से लेकर अब तक उसने बहुत ज्यादा शोषण झेले थे, पर अब नहीं। प्रिया नरेंद्र की यातनाओं से तंग आकर घर छोड़कर अपने ऑफिस के फ्लैट में रहने के लिए चली जाती है। प्रिया ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब किसी की क्रूर नजरों की शिकार नहीं बनेगी। प्रिया अपने बेटे को अपने पति के पास छोड़ आती है। प्रिया सब बंधनों से मुक्त स्वच्छंद रूप से सांस लेते हुए कहती है, नहीं, मैं आज अकेली नहीं। पहले कभी मेरे लिए इस नीले आकाश का अलग अर्थ है। प्रिया अपने सभी संबंधों को तोड़कर अपने अस्तित्व को नई दिशा देने में लग जाती है। लेखिका प्रभा खेतान ने नारी की अहम भावना, उत्पीड़न, कुंठा एवं श्रेष्ठता की समस्या के भाव को चित्रित किया है। नारी को हर कोई कमजोर समझता है कि वह घर की चार दीवारी में रहकर ही अपना जीवन यापन करे। अगर बाहर भी जाए तो वह पति या परिवार के नक्शे कदम पर आगे बढ़े। उसकी अपनी जिंदगी कुछ नहीं है। वह अपनी जिंदगी को हर किसी के लिए समर्पित करते हुए चलती है, पर जब वह स्वच्छंद रूप से उड़ना चाहती है तब उसके पर काट लिए जाते हैं। इस लेख का तीसरा भाग मैं अपनी अगली वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।